अपने झूठे अहम की खातिर, आप अपने झूठे अहंकार की खातिर, आप अपनी झूठी जिद को मनवाने की खातिर बिना बात में उल्टे सीधे केस कर रही हैं। ना आप अपने माता पिता की सुन रही हैं, ना आप अपने रिश्तेदारों की सुन रही हैं, जो आपको बार बार मना कर रहे हैं कि बेटा उतना लिखो जितना वाकई में आपके साथ हुआ था। लेकिन न जाने कौन आप लोगों को ये बात समझा देता है कि अगर किसी ने गुस्से से भी आपको आंख एक बार दिखा दी तो आप उसके खिलाफ एफआईआर करवा दीजिए। आपने आज तक एफआईआर अपने माता पिता के खिलाफ क्यों नहीं की? मैं जब भी अपने किसी भी पुराने वीडियो को देखती हूँ और उस वीडियो के नीचे आप सभी लोग जो कमेंट्स छोड़ते हैं उसमें एक चीज बार बार लिखी हुई होती है कि ऐसी क्या वजह है कि लड़कियां जब दहेज का केस दायर करती हैं आप पतियों के खिलाफ तो वो उन सभी रिश्तेदारों का नाम भी लिख दिया करती हैं जिनका आपके इस परिवार से, इस हंसते खेलते परिवार से, इस शादीशुदा जिंदगी से कोई भी किसी तरह का लेना देना नहीं होता। जी हां, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज मैं आपके इस सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल के जवाब में आपसे एक वार्तालाप करूंगी और कोशिश करूंगी कि वो पत्नियां जो झूठा केस किया करती हैं, ध्यान रहे मैं सिर्फ उन पत्नियों की बात कर रही हूं जो झूठा केस किया करती हैं, वो क्यों आपके रिश्तेदारों का नाम भी उसमें सम्मिलित कर लिया करती हैं। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप सभी को इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जो सवाल आप मुझसे सबसे ज्यादा पूछा करते हैं और मुझे ऐसा लगता भी है कि ये सवाल आपको बहुत ज्यादा परेशान भी किया करता है। ये वीडियो मैं सिर्फ उन पत्नियों के खिलाफ बना रही हूं जिन पत्नियों ने अपने झूठे दंभ की खातिर, अपनी मनमानी जिद को मनवाने की खातिर, आप पतियों पर जबरदस्ती प्रेशर बनाने के लिए आपके दूर दूर के रिश्तेदारों का भी नाम बीच में घसीट लिया है। और वो रिश्तेदार कोई कहीं गोवा में रहता है, कोई बॉम्बे में रहते हैं और आप यहाँ दिल्ली में रहते हो, और वो मान लीजिए अमेरिका में भी आपके रिश्तेदार, आपकी बहन की शादी हो चुकी है, वो रहती है। ऐसा आखिर होता क्यों है? सबसे पहले मैं आप सभी महिलाओं से एक बात फिर से हाथ जोड़ करके विनती करना चाहूंगी कि प्लीज 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 अगर आपके साथ वाकई में कुछ गलत हुआ है तो आप अपने पति और उसके ससुराल पक्ष के किसी भी सदस्य को ना छोड़िए। हम सभी आपके साथ हैं आपको न्याय दिलवाने के लिए। लेकिन हाँ, अगर आप सिर्फ प्रेशर डेवलप करने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए, अपनी झूठी जिद को मनवाने के लिए झूठा केस कर रही हैं तो इसके दो नुकसान होते हैं आपको। पहला तो ये कि जो आपके परिवार में थोड़ी सी भी उम्मीद बची होती है आपके परिवार को बसने की, वो उम्मीद धराशायी हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसी तरह से दूसरा सबसे बड़ा नुकसान कि आपकी झूठे केस की वजह से वो बेचारी पत्नियां जिनके साथ आज भी अत्याचार हो रहा है और वो बहुत ही नरक की जिंदगी जीने को मजबूर है, उनको न्याय नहीं मिल पाता। और एक तीसरा सबसे बड़ा नुकसान और भी है कि आप अपने केस को साबित नहीं कर पाएंगी, आपके पति और बाकी सभी लोग बरी हो जाएंगे और फिर आप तैयार रहिएगा मानहानि के मुकदमे के लिए। खैर, बैक टू दी टॉपिक। आपकी पत्नी ने
आप पर और आपके परिवार के दूर के सदस्य जैसे बुआ सास, चाची सास, मामी सास या दादा ससुर, चचिया ससुर, मौसा ससुर इत्यादि लोगों को पार्टी बना दिया, ये दिखाते हुए कि दहेज की मांग आप सभी ने मिलकर के इस पत्नी से की है। अब एक जो सबसे बड़ी जरूरत है किसी भी एफआईआर को दर्ज करने की, कि उसके अंदर आप जिसका भी नाम लिख रहे हैं उसके खिलाफ कुछ स्पेसिफिक एलिगेशंस होने जरूरी होते हैं, जो ज्यादातर केसेस में नदारत पाए जाते हैं। और यही वजह है कि बहुत सारे लोगों का नाम जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन किया करती है तो एफआईआर दर्ज होने से पहले ही निकाल दिया करते हैं। मान लेते हैं कि आपको थोड़ी सी ट्यूटरिंग ज्यादा हो गई और आपको ये बात मालूमात पड़ गई और आपने उन सभी लोग जिनके खिलाफ आप केस बना रहे हैं उनके खिलाफ आपने 2-4 घटनाएं लिख डाली। आपका केस से एक स्टीरियोटाइप अंदाज में एफआईआर दर्ज हो गई। अब आते हैं आप कोर्ट में। आपने अपने इन दूर के रिश्तेदारों का नाम सिर्फ इसलिए रखा क्योंकि आप अपनी जिद मनवाने के लिए प्रेशर डेवलप करना चाहती थी अपने पति और उसके परिवार के ऊपर। हो गया, आपने प्रेशर डेवलप कर दिया, लेकिन आपके दिमाग में एक बात और भी चल रही है कि अगर ये लोग नहीं आएंगे तो इन लोगों के खिलाफ कोई ना कोई एडवर्स ऑर्डर जज साहब के द्वारा पास कर दिया जाएगा। और यही तो आप चाहती हैं ना कि इनके खिलाफ कुछ एडवर्स ऑर्डर पास हो और आपकी मंशा पूरी हो जाए, आपकी जिद पूरी हो जाए, आपके पति देव आपकी बात को मान ले, आपको मन माफिक पैसा दे दे, घुटने टेक दे। मैडम, आप बहुत बड़ी गलती पर हैं। आपने एफआईआर तो दर्ज करवा ली, लेकिन एफआईआर दर्ज करने के बाद जब कोर्ट में उन सभी लोगों को बारी बारी से बुलाया जाएगा, उन सभी लोगों की जब गवाही का टाइम आएगा और आप जिस घटना का विवरण दे रही हैं, मान लेते हैं कि आपने कहा 4 जून 2022 को आपके चचिया ससुर ने आपको डंडे से मारा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, एफआईआर दर्ज हो गई इसी बात पर, आपके चचिया ससुर जी के नाम पर। लेकिन आपके वो चचिया ससुर बुजुर्ग आदमी हैं, 82 साल के हैं, या वो ऐसी बीमारी से ग्रसित है कि वो बिस्तर से खड़े ठीक से हो भी नहीं सकते, या ये भी हो सकता है ना कि उस 4 जून 2022 की जो काल्पनिक घटना आप बता रही हैं, उस दिन आपके चचिया ससुर बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हो। आपको तो पता ही नहीं, आप तो अपने मायके में बैठ करके आप मजे से ये सोच रही हैं कि मैं केस बना दूंगी और ये सभी लोग अंदर चले जाएंगे जेल में। लेकिन मैडम, उल्टा दांव पड़ गया। जब जज साहब देखेंगे आपके चचिया ससुर को कोर्ट के अंदर कि वो ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते, तो कैसे उन्होंने डंडे से आपको मार दिया। चलिए, मार दिया, आपकी बात बड़ी कर दी, मान लिया, लेकिन उस बात का क्या होगा कि वो चचिया ससुर उस दिन अस्पताल में एडमिट थे, तो क्या अस्पताल से छुट्टी लेकर के वो आपको डंडे से मारने आए थे। मैडम, होश अपने ठिकाने प्लीज कर लीजिए। मैं बार बार सभी लोगों को एक ही बात कहती आई हूं कि प्लीज मुकदमे कीजिए, जरूर कीजिए। अगर आपके ससुराल पक्ष ने आपके साथ कुछ भी गलत किया है तो उनको यूं ही ना छोड़िए, लेकिन हाँ, बिना बात में आप लोगों के खिलाफ उल्टे सीधे जो लांछन लगाना है वो लगाने छोड़ दीजिए, क्योंकि वो लांछन आप साबित नहीं कर पाएंगी। और वो साबित क्यों नहीं कर पाएंगी आप? क्योंकि ऐसी घटना हुई ही नहीं थी। तो जो घटना काल्पनिक है उस चीज को तो साबित किसी भी हालत में किया ही नहीं जा सकता। ठीक बात है ना? और अगर आप उन बातों को साबित नहीं कर पाएंगी तो वो बरी हो जाएंगे, और जब वो बरी हो जाएंगे तो एफआईआर में से उनका जब नाम हट जाएगा तो एफआईआर ही खत्म हो जाएगी।
आप जो साबित करना चाहती थी वो साबित नहीं कर पाएंगी, तो कितना बड़ा नुकसान आप अपने ऊपर लेकर के आ रही हैं। आप अपने झूठे अहम की खातिर, आप अपने झूठे अहंकार की खातिर, आप अपनी झूठी जिद को मनवाने की खातिर बिना बात में उल्टे सीधे केस कर रही हैं। ना आप अपने माता पिता की सुन रही हैं, ना आप अपने रिश्तेदारों की सुन रही हैं, जो आपको बार बार मना कर रहे हैं कि बेटा उतना लिखो जितना वाकई में आपके साथ हुआ था। लेकिन न जाने कौन आप लोगों को ये बात समझा देता है कि अगर किसी ने गुस्से से भी आपको आंख एक बार दिखा दी तो आप उसके खिलाफ एफआईआर करवा दीजिए। आपने आज तक एफआईआर अपने माता पिता के खिलाफ क्यों नहीं की? जब आप छोटी हुआ करती थी, जब आप कोई गलती करती थी तो आपके पिताजी आपको खींच के एक थप्पड़ मारा करते थे और मम्मी आपको 2 दिन तक कहती थी मैं अब आज तेरे को खाना नहीं दूंगी, तो वो भी तो अत्याचार था। लेकिन आप कभी उनके खिलाफ नहीं गई, क्यों? क्योंकि आपके हिसाब से वो उन माता पिता हैं, वो उनका कर्तव्य है, वो आपको ठीक करने के हिसाब से या आपकी कमियों को सुधारने के हिसाब से आपको सजा दे रहे थे, आपने माफ कर दिया उनको। तो इसी तरह से आप अपने सास ससुर को भी क्यों नहीं ये बात समझ लेते कि अगर आप गलती करेंगी तो आपको डांट भी पड़ सकती है, आपको सुनना भी पड़ सकता है, लेकिन वो ससुराल में सुनना ही अत्याचार क्यों हुआ करता है? ये एक शोध का विषय है, ये आप सभी को सोचना है। और आप सभी से मैं एक गुजारिश करूंगी कि अगर आप सभी लोगों के साथ भी इसी तरह की घटनाएं हुई हैं तो प्लीज आप भी कमेंट के जरिए मुझसे अपने विचार जरूर साझा कीजिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा बहुत उन झूठी पत्नियों के मनोस्थिति के बारे में, उन सभी के विचारों के बारे में जानकारी हुई होगी कि क्यों वो बिना बात में आपके दूर दूर के रिश्तेदारों को भी दहेज की झूठी एफआईआर में घसीट लिया करती हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में सबसे ऊपर का बटन ऑल दबाना ना भूलिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।